नमस्कार मित्रों, अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको बिहार एसटीईटी एग्जामिनेशन 2020 से संबंधित सभी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और वीडियोज प्राप्त होंगे। इसमें हम लोग सोशल साइंस के चारों ग्रुप के पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स की वीडियो अपलोड करते रहेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा उसको भी टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के रूप में डालते रहेंगे। यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है और उस लिंक से जाकर के आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक नीचे दिया हुआ है और उस लिंक से भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को। तो आइए चलिए, आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 5 संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं में बिहार बोर्ड और की एनसीईआरटी या बीटीसी जिसे आप कहते हैं इसकी पुस्तकों को और एनसीईआरटी की पुस्तकों का समन्वित जो क्वेश्चन है, वन लाइनर भी है और फैक्ट भी है, उसको हमने इसमें वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा जिससे कि आप इस पूरे वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक संस्था किसे कहते हैं। तो देखिए, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आती है संवैधानिक संस्था के अंतर्गत। फर्स्ट क्या है कि संवैधानिक संस्था का उल्लेख संविधान में होता है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया है कि जो चुनाव आयोग होता है एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था उसे कहते हैं जिसका वर्णन हमारे संविधान में किया गया होता है। तो यहाँ पर आती है कि संवैधानिक संस्था का उल्लेख संविधान में होता है। इसकी स्थापना भी संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप होता है। इनकी शक्ति का जो स्रोत है वो संविधान होता है। इनके कार्यप्रणाली में किसी प्रकार के बदलाव के लिए संविधान में सरकार को संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है। बिना संविधान में संशोधन किए हुए इनके कार्यप्रणाली में किसी प्रकार का बदलाव किया जाना संभव नहीं होता है। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत की प्रमुख संवैधानिक संस्थाएं कौन सी हैं। तो भारत की प्रमुख संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, न्यायपालिका, संघ एवं लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इत्यादि जो ये संस्थाएं हैं ये संवैधानिक संस्थाएं हैं और इनका वर्णन संविधान में किया गया है। अब बात आता है कि गैर संवैधानिक संस्थान किसे कहते हैं। तो इनका उल्लेख संविधान में नहीं होता है। इन्हें किसी एक विशेष अधिनियम के द्वारा बनाया जाता है जो संसद में पास किए जाते हैं। ऐसी संस्थाएं विधायिका द्वारा निर्मित होनी है। वही बात जो हम कहें आपको कि ये संसद के द्वारा या विधानमंडल के द्वारा, जहाँ से जो राज्य की बातें हैं तो राज्य के लिए और केंद्र की बातें तो केंद्र सरकार के द्वारा एक निर्मित जो कानून होते हैं उसके अंतर्गत इन्हें प्राप्त होते हैं और इन्हें अधिनियम के द्वारा शक्ति प्राप्त होती है और इसमें आसानी से बदलाव किया जा सकता है। चलिए आप यह समझ गए होंगे कि संवैधानिक संस्थाएं किसे कहते हैं और गैर संवैधानिक संस्थाएं किसे कहते हैं। आइए अब इसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत के प्रमुख गैर संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय बाल आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है। ये सब जितने कमीशन बनाए गए हैं ये क्या हैं, विधायिका के द्वारा निर्मित किए गए हैं और इन्हें गैर संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। इनके लिए एक अधिनियम बनाया जाता है। अगर केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्तर की संस्था है तो इसके लिए केंद्र सरकार अपने संसद में एक अधिनियम पास करके उस मंत्रालय के द्वारा इसको बनाते हैं। और यदि राज्य सरकार की संस्था है, उनका कार्य क्षेत्र राज्य सरकार तक सीमित है तो विधानमंडल में इसके लिए एक कानून बना करके इनके लिए इनकी चीज़ों को निर्माण किया जाता है और उसी के द्वारा इन्हें अधिनियमित किया जाता है। तो आइए आगे कहते हैं 3 सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन सी हैं। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखिए इन्हीं तीनों की इर्द गिर्द हमारी पूरी शासन व्यवस्था है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है, कानून को बनाना, कानून बनाना। कार्यपालिका का क्या है, उस कानून को कार्य रूप में परिणत करना अर्थात लागू करना। न्यायपालिका क्या है,
उस कानून की रक्षा करना, अन्याय होने पर उस कानून के अंतर्गत न्याय प्रदान करना। अब इसी से रिलेटेड अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि शासन के संपूर्ण कार्यों का संचालन एवं दायित्व किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के द्वारा। अब बात आती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो वहाँ की व्यवस्था है संघीय शासन व्यवस्था। भारत में भी संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन अमेरिका के संघीय शासन व्यवस्था से थोड़ा अलग है। वहाँ की जो फेडरल सिस्टम है और इंडिया के जो फेडरल सिस्टम है, दोनों अलग है। भारत में संघीय स्तर और राज्य स्तर दोनों की स्थापना की गई है, केवल और केवल संघीय स्तर की बात नहीं है। और अमेरिका में केवल और केवल संघीय स्तर की केंद्र सरकार, राज्य सरकार की बात कही गई है। यहाँ पे संघ के स्तर पर क्या है कि केंद्र सरकार है, और राज्य के स्तर पर क्या है, राज्य सरकार है। कुछ काम ऐसे हैं जिसे केवल केंद्र सरकार देख सकती है, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे राज्य सरकार केवल देख सकती है, कुछ ऐसे कार्य हैं जिसे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के उसका निर्वहन करते हैं, उसका दायित्व निभाते हैं। केंद्रीय सरकार किसे कहते हैं? बात आती है केंद्र सरकार किसे कहते हैं? तो जो सर्वदेशीय महत्व के विषयों पर निर्णय लेती है, कहने का तात्पर्य थे जो कि पूरे देश के निर्णय पे, पूरे देश के लिए जो महत्वपूर्ण हो, ऐसे विषयों पर जो निर्णय लेती है उसे हम केंद्रीय सरकार कहते हैं, जिसका मुख्यालय हमारे देश में कहाँ पर है? दिल्ली में है। देश की राजधानी कहाँ पर है? दिल्ली में है। और वहीं पे हमारी केंद्रीय सरकार की संचालन है, जिसे हम केंद्रीय स्तर सरकार जो होती है उसे हम लोकसभा और राज्यसभा दो भागों में बांटते हैं। इसीलिए कहा जाता है संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग कहे जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। किसी अगले वीडियो में हम इसका विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। अब बात आती है राज्य सरकार की। स्थानीय महत्व के विषयों पर जो निर्णय लेते हैं उसे हम राज्य सरकार की संज्ञा देते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है कि भारत ने पिछड़ी जाति आयोग कब गठित की थी? तो इसका राइट आंसर होता है 1979 में भारत सरकार ने पिछड़ी जाति आयोग गठित की थी। पिछड़ी जाति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बीपी मंडल, जिसे हम आज के समय में मंडल आयोग के नाम से, मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। और इन्होंने 1980 में रिपोर्ट सौंपा था। रिपोर्ट में क्या बातें थी? तो उसमें बातें थी कि सिविल सेवा यानी कि लोक सेवा में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को 27% आरक्षण दिया जाए। कितने आरक्षण की बात कही थी? 27% आरक्षण की बात कही गई थी। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, उसी समय से एसटी और एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया था अगले 10 वर्षों के लिए। लेकिन बाद में पिछड़े वर्ग के जो लोग थे वे मांग कर रहे थे कि हमें भी सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया जाए। तो इसके लिए 1979 में एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के अध्यक्ष थे बीपी मंडल और उन्होंने 1980 में रिपोर्ट सौंपा था, लेकिन किन्हीं कारणों से उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया था। लेकिन सन 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस रिपोर्ट को लागू की और उस रिपोर्ट में जो प्रस्ताव था एक कि सिविल सेवा यानी लोक सेवा में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को 27% आरक्षण का प्रावधान किया जाए। आगे हम आते हैं, देखते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की क्या मुख्य विशेषताएं हैं, उन्हें क्या कार्य करने की बातें कही गई है। विधायिका का काम है बिल यानी कि विधि मीन्स कानून, तो बिल प्रस्तुत करना और उसी के अनुसार कानून बनाया जाना। तो विधायिका आप इससे जोड़ सकते हैं विधि मीन्स विधान, कानून होता है, तो विधायिका का काम होता है कानून बनाना। कार्यपालिका, देखिए सभी के प्रथम शब्द से हम ले सकते हैं विध मीन्स कानून बनाना। कार्यपालिका, कार्य मतलब किसी जो कानून बनाए गए हैं उसको लागू करना, कार्य रूप में परिणत करना।
तो कार्यपालिका का हो लागू करने की शक्ति, किसी कानून को लागू करने की शक्ति होती है। ये दो भागों में बटी होती है, केंद्र सरकार की शक्ति और राज्य सरकार की शक्ति। केंद्र स्तर पे कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और मंत्रिपरिषद होती है। और राज्य स्तर पे कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं और मंत्रिपरिषद होते हैं। मंत्रिपरिषद की बात यहाँ पर आ रही है। आप राष्ट्रपति से अवगत हैं, उपराष्ट्रपति से अवगत हैं, प्रधानमंत्री से अवगत हैं, राज्यपाल से अवगत है, मुख्यमंत्री से अवगत हैं। देखिए हमारे वर्तमान में अगर हम जोड़ लेते हैं इसको, तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। उपराष्ट्रपति कौन है? श्री वेंकैया नायडू। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। इसको याद रखिएगा। अगर पूछते कि राज्यसभा के सभापति कौन है तो श्री वेंकैया नायडू, या पूछते उपराष्ट्रपति कौन है तो श्री वेंकैया नायडू। प्रधानमंत्री हमारे देश के कौन हैं? तो हैं श्री नरेंद्र मोदी। जो लोकसभा का चुनाव हुआ था अभी हाल ही में 2019 में, वो कौन सी लोकसभा थी? तो 17वीं लोकसभा चुनाव थी। अब आती है राज्यपाल की बात। तो बिहार राज्य के राज्यपाल कौन है? तो हैं वो श्री फागू चौहान। मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री नीतीश कुमार। अब बात आती है यहाँ पर मंत्रिपरिषद की। तो मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप राज्य मंत्री सम्मिलित होते हैं। मंत्रिपरिषद किससे मिलकर के बनता है? कैबिनेट मंत्री से, राज्य मंत्री से और उप राज्य मंत्री से। चलिए अब आइए अगला पॉइंट है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका को हम देख लेते हैं। तो न्यायपालिका का प्रथम शब्द है न्याय। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है कि जो कानून बनाए गए थे उस कानून के सम्मत सभी को न्याय मिलना चाहिए। यदि कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है तो भी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर न्यायपालिका का काम है किसी भी उल्लंघन के मामले में, किसी भी कानून के उल्लंघन के मामले में सज़ा देने की शक्ति किसको है? न्यायपालिका को है। चलिए आगे हम देखते हैं कार्यपालिका के बारे में विस्तृत वर्णन करते हैं। कार्यपालिका दो आधार पर तय होती है, अस्थायी और राजनीतिक। अस्थायी कार्यपालिका में कौन होते हैं? अधिकारी होते हैं, जिसे हम आईएएस या सचिव के रूप में जानते हैं। इनकी नियुक्ति के लिए एक निश्चित आयु होती है। एक निश्चित आयु के लिए ही ये होते हैं, अर्थात ये जब रिटायरमेंट की आयु प्राप्त कर लेते हैं तो रिटायर हो जाते हैं। अधिकांशतः ये होते हैं आईएएस अधिकारी। इन्हें कैबिनेट सचिव या प्रत्येक विभागों को सचिव, जैसे हम कहते हैं शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, तो जितने भी विभाग हैं सभी के सचिव होते हैं। जैसे बिहार बोर्ड के ही हैं, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर हैं, एक आईएएस अधिकारी हैं। या बिहार राज्य टेक्स्ट पब्लिशिंग बुक के बीटीसी के जो डायरेक्टर हैं रंजीत कुमार सिंह, एक आईएएस अधिकारी हैं। शिक्षा के निदेशक होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, सब आईएएस होते हैं। तो इन सब का काम होता है जो कानून है उस कानून को लागू करवाना। जिला स्तर पर हम देखेंगे डीएम, एसएसपी, एसपी, ये सब क्या है? कानून को लागू करने की शक्ति इनके अंदर होती है। एक कानून को लागू करते हैं और कानून सम्मत राज्य के संचालन की जिम्मेदारी संभालते हैं। अब कार्यपालिका में एक राजनीतिक पक्ष भी होता है, जिसमें राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और मंत्रिपरिषद होते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है, एक निश्चित अवधि तक बस। 5 वर्ष के बाद पुनः चुनाव होता है, दोबारा भी आ सकते हैं या अन्य व्यक्ति चुने जा सकते हैं। आइए हम बात करते हैं विधेयक की, बिल की बात। कई बार ऐसी चर्चाएं होती हैं कि लोकसभा में इसका बिल पेश या विधानसभा में इस चीज़ का बिल पेश किया गया। बिल होता क्या है? देखिए एक सिंपल सी चीज़ समझ लीजिए। किसी चीज़ को, किसी भी कानून को बनाने के लिए जो मसौदा तैयार किया जाता है, प्रोफार्मा तैयार किया जाता है, प्रारूप तैयार किया जाता है, उसे जब विधानसभा में या लोकसभा में, मतलब संसद में या विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है, लोगों को अध्ययन के लिए, विधायकों का, सांसदों का जानकारी इकट्ठा करने के लिए, उनसे सुझाव प्राप्त करने के लिए, उनके मंतव्य जानने के लिए, तो उसे हम बिल कहते हैं, जो मसौदा होता है। और यही जब बिल पास हो जाता है सदन से, अगर राज्य सरकार की बिल है
विधानमंडल में प्रस्तुत है तो विधानसभा से पास होगा और विधान परिषद से पास होगा। और अगर केंद्र स्तर की बात है, देश स्तर की महत्व की चीज़ें हैं, संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा से जब भी पास हो जाते हैं और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है और यहाँ राज्य के लिए राज्यपाल का हस्ताक्षर हो जाता है तो वही बिल कानून का रूप ले लेता है, वो एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो अब बिल होता क्या है, बिल को किस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यहाँ पर दो चीज़ें आई है, एक है केंद्र सरकार और एक है राज्य सरकार। तो केंद्र स्तर पर विधि बनाने के लिए जो केंद्र स्तर पर व्यवस्था है उसे हम संसद कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया, संसद में दो होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा क्या होता है, यह एक अस्थायी सदन होता है। क्यों अस्थायी कहा जाता है? क्योंकि इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित होता है। और राज्यसभा अस्थायी सदन है। क्यों अस्थायी सदन है? क्योंकि इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। हालांकि इनके सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है, इनके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। लोकसभा भंग हो जाती है और इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है, जिसे सांसद कहा जाता है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं। अब बात आती है राज्य स्तर की। तो राज्य स्तर पे तो राज्य स्तर पे हैं जो व्यवस्था की जाती है उसे विधानमंडल के नाम से हम जानते हैं। इसमें विधानसभा, विधान परिषद, विधायक होते हैं। इनके सदस्यों को हम विधायक के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे आपको मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी मिलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे हम। न्यायपालिका। न्यायपालिका में आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये 3 प्रकार की कोर्ट मिलेंगे। न्यायपालिका के अंतर्गत आपको मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जिसे हम उच्चतम न्यायालय के नाम से जानते हैं, यह केंद्र स्तर पर सबसे बड़ा न्यायालय है। वर्तमान में जजों की संख्या 31 है, 30+1 सुप्रीम कोर्ट में, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य। और इस समय है जस्टिस बोबडे, मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस बोबडे। और हाई कोर्ट को ही हम उच्च न्यायालय की संज्ञा देते हैं। राज्य स्तर पर इसका सबसे बड़ा ये न्यायालय है। आइए, और वर्तमान में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है 24। इसे आप करंट से कोरिलेट कर लीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय की संज्ञा दी जाती है। यह जिले स्तर पर सबसे बड़ा न्यायालय होता है। अब बात आती है कार्यपालिका को हम और 3 स्तंभों से समझ सकते हैं कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और लोकतंत्र के जो 4th स्टेट की बात की जाती है, 4थे स्तंभ की बात की जाती है, ये है मीडिया, पत्रकारिता, जिसे मीडिया भी हम कहते हैं। मीडिया क्या है? लोकतंत्र का 4था स्तंभ है। 4th स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इज कॉल्ड मीडिया। इसे आप ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार कई एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि लोकतंत्र का 4था स्तंभ क्या है, तो वह है मीडिया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए तुरंत आ गया है क्वेश्चन कि लोकतंत्र का 4था स्तंभ है तो वह है मीडिया। केंद्रीय स्तर पर सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले कौन करते हैं? तो इसका राइट आंसर होता है प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि आम जनता, नागरिक और सरकार के बीच विवाद हो तो इसे कौन सुलझाता है? तो इसे सुलझाता है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, कार्यपालिका कितने तरह की होती है? तो ये 2 तरह की होती है, राजनीतिक और अस्थाई। अब बात आती है, आगे हम देखते हैं आगे की चीज़ों को। तो आगे आपके है कि शासन की वास्तविक शक्ति किस में छुपी हुई होती है? तो इसका राइट आंसर राजनीतिक कार्यपालिका। अब बात आगे आती है, कार्यकारी प्रधान कौन होते हैं? तो वह होते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। और
एक महत्वपूर्ण तथ्य इससे और जुड़ा हुआ है कि राष्ट्रपति के गैर हाजिरी में या पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के जितने सारे कार्य हैं वो उपराष्ट्रपति के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि राष्ट्रपति गैर हाजिर हैं या उनका पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के सारे कार्य किए जाते हैं। और कार्यकारी प्रधान तो होते हैं हमारे देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लेकिन जो सारे कार्य हैं वो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। उनकी सलाह से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का संचालन करते हैं। अब आगे हम देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें दो चीज़ें होती हैं, भारतीय संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब भारतीय संसद के अंतर्गत दो क्षेत्र आ जाता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। अब बात आती है जब राज्य के विधानसभाओं की, तो राज्य के विधानसभाओं में भी विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य दो अंग हो जाते हैं। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत विधि या पद्धति द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा किया जाता है। आगे हम इसको देखेंगे कि एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रपति के अधिकार क्या क्या हैं? ये महत्वपूर्ण तथ्य, इसे आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त और राजदूत आदि की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को भारतीय संसद की बैठक बुलाने, स्थगित करने तथा लोकसभा भंग करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को प्रमुख कार्यों में अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, ऑर्डिनेंस बिल लाने का भी अधिकार है। संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने का अधिकार, वित्त आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार, धन विधेयक को मंजूरी देने का भी अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या खतरा या राज्य में संविधान की विफलता का संकट या एवं अन्य आर्थिक संकट की स्थिति में संकट काल की घोषणा करने का, आपातकाल लगाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। और हमारे देश के राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग 1962, 1971 और 1975 में 3 बार कर चुके हैं। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। देखिए, अगर एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, लोगों को डाउट भी होता है, प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं? कई लोग कहते हैं निर्वाचित होते हैं, कई लोग कहते हैं नियुक्त होते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। और कौन नियुक्त करता है इन्हें? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो देखिए, हम लोग सांसद का चुनाव करते हैं, न कि प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। और जो संसद के सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, वो आपस में मिल बैठ करके जिसकी सत्ता, मतलब कि जिसकी सीटों की भागीदारी ज़्यादा होती है, 2/3 बहुमत प्राप्त होता है, आधे से अधिक बहुमत होता है, उनके दल के नेता के रूप में अपने चुनते हैं और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाता है। वो अपने सदस्यों में से ही कोई एक हो सकता है या अन्य किसी को भी वो चुनाव कर सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचित नहीं होते हैं, नियुक्त होते हैं। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अब आगे हम आते हैं। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। कब किए गए हैं? तो संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश को फिर से विचार करने के लिए एक बार वापस करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास रहेगा कि हम अपने आपातकालीन जो अधिकार है उसका प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रपति एक बार वापस संसद के सदस्यों को भेज सकते हैं, मंत्रिपरिषद को। आइए आगे देखते हैं, संसद को कहाँ किस नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे देश में का जो संसद है,
इसे हम संसद के नाम से जानते हैं, लेकिन अन्य राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अमेरिका में इसे कांग्रेस कहते हैं, इंग्लैंड में पार्लियामेंट कहते हैं, फ्रांस में नेशनल असेंबली, जापान में की संसद को डायट कहते हैं, रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है और भारत में संसद कहा जाता है। देखिए, इंग्लैंड चूँकि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम रहा है और भारतीय संविधान में यही कारण है कि इंग्लैंड की या ब्रिटेन के जो संविधान है उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारी जो संसद है वो इंग्लैंड के पार्लियामेंट का ही हिंदी रूपांतरण है। संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं, उसी का हिंदी रूपांतरण है। और अमेरिकी संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, फ्रांस की संसद को नेशनल असेंबली, जापान की संसद डायट के नाम से, रूस की संसद ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। संसद है क्या? संसद एक जनप्रतिनिधियों की सभा है जहाँ पे जनप्रतिनिधि जुड़ते हैं। इसके दो अंग होते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले भी बता चुका है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को प्रथम सदन और राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है क्योंकि इसका कार्यकाल निश्चित होता है 5 वर्ष का, और राज्यसभा का सदन जो होता है वो अस्थायी सदन होता है क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती है। हालांकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अब और प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर भी होते जाते हैं राज्यसभा के। और भारत की बात आती है तो भारत में लोकसभा के नाम से जाना जाता है प्रथम सदन को, अमेरिका में इसे प्रतिनिधि सभा के नाम से जाना जाता है, और इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना जाता है। राज्य स्तर पर हम देखते हैं तो राज्य स्तर पर विधानमंडल है और विधानसभा है। अमेरिका में इसको सीनेट के नाम से जाना जाता है और इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। मतलब प्रथम सदन को भारत में लोकसभा, अमेरिका में प्रतिनिधि सभा और इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना जाता है। और जो राज्य स्तर के जो विधानमंडल होते हैं, विधानसभाएं होती हैं, उन्हें भारत में विधानसभा के नाम से जाना जाता है, अमेरिका में सीनेट के नाम से जाना जाता है और इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे है कि संसद का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो उसका प्रमुख कार्य होता है कानून बनाना। नेक्स्ट होता है कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम बिल या विधेयक कहते हैं। बिल या विधेयक दोनों सदनों से पास होने के बाद किसके पास भेजा जाता है? तो यह राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जब तक राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं तब तक ये कानून का रूप नहीं लेता है और इसका कोई महत्व नहीं रहता है। विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह क्या बन जाता है? तो वह बन जाता है कानून। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? तो विधेयक देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण विधेयक और दूसरा होता है वित्त विधेयक। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। साधारण विधेयक कानून बनने के पहले कितने चरणों से गुजरता है? तो 5 चरणों से गुजरता है। और धन विधेयक या वित्त विधेयक, इसे अच्छा ये क्वेश्चन भी आता है कई बार, वित्त विधेयक घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है जिससे पता चल सके कि आप लोग कितना जानते हैं। और हाँ, आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के पहले और देखने के बाद अपनी BTC और NCERT की किताबों का अध्ययन जरूर करें। कक्षा 9th की जो बुक है आपका, उसको इस चैप्टर को जरूर पढ़ें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी मेहनत से वीडियो बनाया गया है और कितने क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। और यदि क्वेश्चन ज़्यादा लगे या छूटा हुआ लगे उसे ज़रूर अपने राइट डाउन कीजिएगा अपने नोट्स में। देखिए आगे है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए। आइए चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आपको पता चल सके कि हम कितने चीज़ों में हैं अभी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं अब कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। यह एक प्रमुख पॉइंट आपने देख लिया कि राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। कैसे करते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से करते हैं। आइए तो राज्यपाल की बात आती है, राज्यपाल के अधिकार के बारे में हम जान लेते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना राज्यपाल का प्रमुख अधिकार है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, विधानसभाओं में बहुमत साबित करने हेतु तिथि निश्चित करना, मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करना, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना, मुख्यमंत्री की सलाह से राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करना,
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करना, राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों को नियुक्त करने तथा हटाने का अधिकार भी इन्हें प्राप्त होता है। विधानमंडल की एक सदन या दोनों सदनों की बैठक बुलाने, बैठक को स्थगित करने एवं विधानसभा को भंग करने का भी अधिकार राज्यपाल को प्राप्त होता है। विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के में भाषण देने का भी अधिकार इन्हें प्राप्त होता है। देखिए, अगर हम राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकार की तुलना करें तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास केंद्रीय स्तर पे संस्थाओं को या विधान संसदों के बैठक बुलाने और अन्य संस्थानों के नियुक्त करने, अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करने का जो अधिकार प्राप्त होता है, उसी प्रकार के अधिकार राज्य स्तर पे राज्यपाल को प्राप्त होता है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने का भी अधिकार राज्यपाल को प्राप्त होता है और विधानमंडल में संदेश भेजने का भी अधिकार होता है। विधानमंडल, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है कि विधानमंडल में क्या क्या सम्मिलित होता है हमारा, विधानसभा भी और विधान परिषद दोनों का संयुक्त रूप विधानमंडल कहलाता है। जैसे हम संसद वहाँ पे कहते हैं, संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों सम्मिलित होता है, उसी तरह राज्य स्तर पे विधानमंडल होते हैं जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों सम्मिलित होते हैं। तो विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक कानून कब बन जाता है, जो बिल होता है कब बन जाता है, जब राज्यपाल की स्वीकृति मिलती है, राज्यपाल की हस्ताक्षर हो जाता है। जैसे संसद के जो बिल होते हैं उसमें राष्ट्रपति के साइन के बाद वो कानून बन जाता है, उसी तरह विधानमंडल के जो बिल होते हैं उसमें राज्यपाल के साइन के बाद कानून का रूप ले लेता है। आगे आता है, विधानमंडल के सत्र नहीं चलने की स्थिति में अध्यादेश कौन जारी करता है, तो राज्यपाल करते हैं। और यह स्थिति केंद्र स्तर पर जब संसद नहीं चलती है तो वहाँ पर कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है, तो होता है राज्यपाल की सिफारिश पर, और राज्यपाल जो हैं वो केंद्र के एजेंट के रूप में यहाँ कार्य करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अपराधी का दंड कम करने, स्थगित करने, दूसरे दंड में बदलने या पूर्णतः माफ करने का अधिकार राज्य स्तर पर किसको है, तो है राज्यपाल को। परंतु यदि मृत्यु दंड का हो तो उसे राज्यपाल नहीं माफ कर सकते हैं, केवल और केवल माफ कर सकते हैं राष्ट्रपति। राज्यपाल विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति या चांसलर भी होते हैं। जितने राज्य विश्वविद्यालय हैं उसके कुलाधिपति कौन होते हैं, उस राज्य के राज्यपाल होते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं कि विधानमंडल किससे मिलकर बनता है। तो आगे हम देख चुके हैं हम लोग, राज्यपाल और कुछ राज्यों में दोनों सदनों विधानसभा एवं विधान परिषद। तो विधानमंडल बनता है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर के, और संसद बनता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के। इसीलिए कहा जाता है कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोग का कि राज्यों का विधानमंडल एक सदनीय हो या द्विसदनीय, इसका निर्णय करने का अधिकार किसे हो। जो विधानमंडल होता है वो एक सदन हो या द्विसदन, कहने का तात्पर्य केवल विधानसभा ही हो या विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो, ये निर्णय कौन लेता है, इसका अधिकार किसको, तो राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों और संसद को इसका अधिकार प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, अभी तक कितने राज्यों में विधानमंडल 2 सदनीय है, तो है 7 राज्यों में है। आगे देखते हैं, इसका सटीक एक है कि जम्मू के आम बिकाऊ हैं, जम्मू के आम बिकाऊ हैं, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसका राइट आंसर होता है 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और कौन कौन हैं, अभी जो 7 पहले थे 2 बढ़ गए हैं आपके, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये हैं दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप। चलिए आइए नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं कि संविधान के अनुसार विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है किसी भी राज्य में, तो हो सकती है 500, और न्यूनतम संख्या 60 से कम किसी भी विधानसभा सदस्यों की शक्ति नहीं हो सकती है। आगे हम देखते हैं, बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 243। पिछले चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं सब क्वेश्चन से, यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, 75 है। जो पिछले वीडियो नहीं देखे हों वो जाकर के पिछले वीडियो हमारे सारे देख सकते हैं, क्योंकि सभी चैप्टर का अलग अलग वीडियो बनाया गया है।
और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं है। पूरी गारंटी है कि जो पाठ्यक्रम से क्वेश्चन आएंगे वो पूर्णतः इसी बेस पर आएंगे। बिहार में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? वो 40 है। बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, इसको आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका आंसर देना है। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और इसी तरह जब केंद्र स्तर पे होगा तो केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। और इसका निर्धारण कौन करता है कि धन विधेयक है या साधारण विधेयक है? वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष और यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष। आइए आगे बढ़ते हैं हम। धन विधेयक के मामले में विधान परिषद को अधिक से अधिक कितने दिनों तक विलंब करने का अधिकार है? तो 14 दिनों तक। 14 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते। अगर 14 दिन से ज़्यादा रखते हैं तो स्वतः मान लिया जाता है कि पास है बिल। पश्चिम बंगाल एवं पंजाब राज्य ने विधान परिषद कब भंग कर दिया था? तो 1969 में। चलिए, इस तरह आपका इस 5वें चैप्टर के नेक्स्ट पेज को हम देखते हैं कि विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? तो वो है विधान परिषद। और विधान परिषद एक प्रकार का अस्थाई सदन है और विधान परिषद कभी भंग नहीं होता है और इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल प्रत्येक 2 वर्ष पर समाप्त होता है। इसलिए विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। और संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च सदन बहाल करने व समाप्त करने की व्यवस्था है? तो वह है अनुच्छेद 169 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी राज्य में विधान परिषद बनाने या समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए विधानसभा के कुल सदस्य का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद के पास भेजना होता है कि यहाँ पर विधान परिषद बने या नहीं बने या समाप्त कर दिया जाए। विधानसभा परिषद में कुल सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? वो 40 होती है और अधिकतम संख्या कुल सदस्यों का 1/3, मतलब विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3। विधान परिषद और राज्यसभा लगभग समान रूप से कार्य करती है। देखिए, आप समझ सकते हैं, सामान्य रूप से समझने के लिए आपको हो कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। जो विधान परिषद है राज्यों की और संसद का राज्यसभा, ये लगभग समान रूप से कार्य करते हैं और लोकसभा और विधानसभा लगभग समान रूप से कार्य करते हैं और इसी प्रकार राष्ट्रपति और राज्यपाल लगभग समान रूप से कार्य करते हैं। बस इनके कार्य क्षेत्र का बंटवारा हो जाता है कि विधान परिषद या विधानसभा जो है ये राज्य स्तर पर काम करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्र स्तर पर काम करते हैं, देश स्तर पर होते हैं, राष्ट्रपति भी देश स्तर पर होते हैं, राज्यपाल राज्य के, जैसे इनके नाम से स्पष्ट है, राष्ट्रपति मतलब राष्ट्र के स्तर पे, राज्यपाल मतलब राज्य के स्तर पे। इसलिए इसमें किसी प्रकार के कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला क्या है? तो यह मामला था ओबीसी की 27% आरक्षण से संबंधित। ओबीसी को 27% आरक्षण कब लागू हुआ? 6 अगस्त 1990। प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान से संबंधित इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कब निर्णय दिया? तो ये दिया 8 सितंबर 1993 से और ये तभी से लागू है। राष्ट्रपति को किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है? तो यह महाभियोग के द्वारा और इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी विधि से इन्हें हटाया नहीं जा सकता है। संसद का प्रथम सदन कौन सा है? तो वह है लोकसभा, जिसे हम जनता का प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं और अस्थायी सदन भी कहते हैं। संसद का जो द्वितीय सदन है वह है राज्यसभा, इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा कभी भंग नहीं होती है, लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष में भंग होती है और राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसका जवाब आपको देना है आगे। फ्रांस और स्विट्जरलैंड में अध्यक्षीय एवं संसदीय शासन व्यवस्था का संयुक्त रूप है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आगे कुछ पॉइंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह, के.आर. नारायणन, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद आदि सशक्त राष्ट्रपति माने जाते हैं हमारे देश के। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कोरम पूर्ति, गढ़ पूर्ति कितनी होती है? 1/10, यानी कि कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उपस्थित होने अनिवार्य हैं। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन गुप्त मतदान की अपेक्षा खुले मतदान द्वारा किया जाता है। सन 2026 तक लोकसभा एवं विधानसभा के सीटों में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद के जो दोनों सदन हैं उनके संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा सदस्य करते हैं। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है उसे बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। क्या धन विधेयक पर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? तो नहीं, साधारण विधेयक पर ही
संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, धन विधेयक पर नहीं बुलाया जा सकता है। इस तरह से आपके सभी इम्पॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन अंत जरूर देखिएगा और अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और इनसे काफ़ी लोग लाभान्वित होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड योर पेशेंस।